बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे से। जो हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो में विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के कौन कौन से स्थल हैं। विशिष्ट सार्वजनिक का मतलब हो गया ऐसे स्थल जिनका सब लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो हो गया माल गोदाम। माल गोदाम मतलब अन्नागार, मतलब वहाँ जो भी अन्न का उत्पादन होता था वहाँ पे उसको इकट्ठा किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो में एक तो क्या था, अन्नागार, और ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना थी। यानी जो इसका आकार था वो सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो में अन्नागार का। माल गोदाम भी बोलते हैं इसको। दूसरा स्नानागार, जो हमने बात की थी कि किसी विशेष अवसर पर उसके शहर के लोग जहाँ जाके नहाते थे वो जगह कहलाती है विशिष्ट स्नानागार। ये आयताकार था इसका आकार, और दोनों तरफ इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। इनके जो किनारे हैं वो ईंट और जिप्सम के गारे से मजबूती के साथ बने हुए थे। और इसके 3 और कक्ष थे, कमरे थे, जैसे कपड़े चेंज करने के लिए। एक में कुआं था जिससे ताज़ा पानी निकाल के और उसमें अन्नागार में डाला, उसमें आपके स्नानागार में डाला जाता था। और उसमें नीचे एक नाला रखा हुआ था ताकि स्नान करने के बाद में जो पानी ख़राब हो चुका है उसको निकाल के और फिर कुएं से नया पानी डाला जा सके। इसके अलावा इसमें जो ये कमरे बने हुए थे ना, 3 तरफ कितने कमरे बने हुए थे, 8। और इसका उपयोग कब होता था, इसका उपयोग होता था किसी विशिष्ट समय या किसी त्यौहार के मौके पर सार्वजनिक रूप से स्नान करने के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक है अपने सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। यानी उस ज़माने में भी क्या कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब थे, उसका पता आज जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो कैसे चला। तो उस के बारे में है कि एक तो शवाधान, यानी किसी भी अगर मृत्यु के बाद में किसी आदमी को दफनाया जाता था तो जो आदमी अमीर वर्ग का था, हम इसलिए कह सकते हैं कि उसकी बॉडी के पास में जब उसको दफनाया गया था तो उसके साथ में कुछ आभूषण वगैरह, कुछ बर्तन वगैरह रखे गए थे। और कुछ जो दफनाए हुए लोग थे वो ऐसे थे जिनके पास में ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं रखा हुआ था वो शायद गरीब होंगे, और जिनके बॉडी के पास में काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी वो हो सकता है अमीर हो। इसमें क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। सामाजिक आर्थिक भिन्नता ज्ञात विधि शवाधान, उदाहरण मिस्र के पिरामिड। मतलब एक उदाहरण, एक देश है मिस्र। तो मिस्र में क्या है कि जो राजा वगैरह की मृत्यु होती थी ना, तो उसकी बॉडी दफनाने के बाद में उसके ऊपर बहुत बड़ा पिरामिड बना देते थे। आपने मिस्र के पिरामिड सुना होगा, ये जो 7 वंडर्स बने हैं ना, तो इसमें त्रिभुज आकार की जो एक बिल्डिंग बनी हुई है वो पिरामिड है, और वो मिस्र के पिरामिड को दर्शाती है। यानी कुल मिला के हम किसी के दफनाए हुए जो उसका बॉडी है उसके ऊपर अगर कुछ विशिष्ट चीज़ लगाई हुई है तो हम कह सकते हैं कि वो अमीर आदमी की बॉडी होगी जिसको यहाँ पे दफनाया गया है। इसमें देखते हैं गर्त में शवाधान, यानी खड्डे में शवाधान किया जाता था, शव को दफनाया जाता था। कुछ एक गर्त ईंटों से चुनाई, यानी कुछ जो बॉडी दफनाई जाती थी किसी खड्डे में तो उसमें तो केवल मिट्टी डाल दी जाती थी, लेकिन कुछ जो शरीर दफनाए जाते थे वहाँ पे मतलब ये आपके ईंटों से चिनाई होती थी, मतलब वो कोई प्रभावशाली आदमी होते थे। कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण मिले हैं जिनका प्रयोग मृत्यु उपरांत प्रयोग, यानी जो आदमी मर गया उसके साथ में कुछ आभूषण भी रख दिए, बर्तन भी रख दिए कि यह जो है मृत्यु के बाद में इनका उपयोग करेगा। हालांकि हम जानते हैं कि ये केवल एक मान्यता थी, बाकी मृत्यु के बाद में शरीर उन चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उस समय की मान्यता थी। तो यहाँ पे यह दर्शाया गया है कि हम किसी की बॉडी देख के भी जिससे जहाँ वो दफनाया गया है हम बता सकते हैं कि समाज में गरीबी और अमीरी थी। ठीक है, फिर है विलासिता की वस्तुओं की खोज। कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो विलासिता मतलब अमीर लोग इस्तेमाल में लेते थे, कुछ सामान्य चीज़ें थी। तो वस्तुएं सर्वत्र उपलब्ध, जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें, मृदभांड, सुइयाँ, तो ये तो आम आदमी उपयोग में लेता था। और जो वस्तुएं कम उपलब्ध होती थी उसका मतलब है कि वो
संख्या में कम थी तो वो ज़्यादा कीमती थी, उसको अमीर लोग इस्तेमाल करते थे। दुर्लभ कम उपलब्ध जो हैं वो स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थ से निर्मित, यानी जो वस्तुएं कम थी वो पदार्थ बाहर से मंगाए जाते थे तो कुल मिला के वो महंगे होते थे, और जो रोज़ काम में आने वाली वस्तुएं थी वो वहाँ के आसपास में कोई चीज़ मिल जाती थी जैसे पत्थर मिट्टी, तो उससे वो बना ली जाती थी। तो प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न ये आएगा कि समाज में जो असमानता थी, अमीरी गरीबी का जो भेद था, उसका पता किससे चलता है? दो चीज़ों से चलता है, एक तो दुर्लभ वस्तुओं से और दूसरा शवाधान से। इस तरह से आंसर देना है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण है फेयंस का। फेयंस क्या है? घिसी हुई रेत, बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ। तो ये वो पदार्थ था जो दुर्लभ था, मतलब काफ़ी तरीके से बनाया जाता था, तो कुल मिला के इसको अमीर आदमी ही उपयोग में लेते थे। तो आपको ये फेंस का नाम यहाँ पे रखना है कि एक ऐसा पदार्थ था जैसे जिसको जो बालू मिट्टी है उसमें रंग डाल के, चिपचिपा पदार्थ डाल के और उसको बना के उसके मोती बनाए जाते थे। तो इनका उपयोग आम आदमी नहीं करता था, अमीर आदमी करता था। फिर है शिल्प उत्पादन विषय में जानकारी। शिल्प का मतलब होता है जो भी कुछ आर्ट की चीज़ें बनाई जाती है वो शिल्प कहलाता है। तो ये कहाँ से मिलते हैं ये देख लेते हैं। चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो के पास ही एक जगह है चन्हूदड़ो शिल्प उत्पादन केंद्र। तो वहाँ क्या बनाया जाता था चन्हूदड़ो में? एक तो मनके बनाए जाते थे, वहाँ पे शंख की कटाई होती थी और धातु का काम होता था, और मुहर और बाट बनाए जाते थे। अच्छा, ये किन से बने हुए थे? तो ये कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, इन पदार्थों से ये वस्तुएं बनाई जाती थी। और तांबा, कांसा, सोना, शंख, फेयोन्स जो हमने अभी देखा था, और पक्की मिट्टी। चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, ये उनका आकार होता था जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी। कहाँ पे? चन्हूदड़ों में। तकनीक कैसे बनाई जाती थी? सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर अलग अलग आकार के मनके बनाए जाते थे। तो अपने प्रश्न क्या आएगा? ये आएगा कि मनके बनाने का केंद्र कहाँ है? चन्हूदड़ो। इतने रामायण से आपको मतलब नहीं, चन्हूदड़ों का नाम याद रखना है जहाँ से मनके भी बनते थे और वहाँ इसका धातु का काम और आपके शंख का काम होता था। ठीक है, कार्निलियन का पढ़ देता हूँ मैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को अपरिष्कृत आकार में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही ये प्रक्रिया शुरू होती थी। चन्हूदड़ो लोथल से प्राप्त माल मोहनजोदड़ो हड़प्पा पहुंचता था। ठीक है, वहाँ से जो माल बनता था वो जो मतलब इस हड़प्पा सभ्यता के दो सबसे बड़े जो नगर थे, एक तो मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा, वहाँ पहुँचता था। फिर क्या है? बालाकोट, नागेश्वर, ये चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आ जाओ। उत्पादन केंद्रों की पहचान, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, माल कहाँ से प्राप्त होता था? तो माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, जो माल देश में नहीं होता था उसका आयात किया जाता था। आयात का मतलब दूसरे देश से मंगाया जाता था। बैलगाड़ी, स्थल मार्ग परिवहन, तो सामान किस में डाल के लाते थे? बैलगाड़ी में। हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि बैलगाड़ी का हमको एक खिलौना मिला है। तो खिलौनों से सामान तो नहीं लाते थे, लेकिन हम खिलौनों को देख के कह सकते हैं कि उस समय बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। और एक क्या था? ये तो भाई ज़मीन से मंगाते थे, और बाकी नदी मार्ग से भी सामान का आयात निर्यात होता था। फिर है महाद्वीप और उसके आगे से आने वाला माल कहाँ से आता था, ये हमको ध्यान रखना है। जैसे तांबा कहाँ से आता था? खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। तांबा आता है खेतड़ी से। और दक्षिण भारत से सोना। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है, आगे नीचे भी आपको मिलेगा।
जैसे दूसरे देशों से अपन क्या मंगवा रहे हैं, तो तांबा अरब और ओमान से। राजस्थान में तो खेतड़ी से आता ही था, उसके अलावा अरब और ओमान। ठीक है, इसके अलावा यहाँ, अच्छा ये दो नाम आपको याद रखने हैं जो बीच में लिखा हुआ है ब्रैकेट में। एक तो दिलमुन, दिलमुन किसको कहा जाता था, देश का नाम है बहरीन, उसको दिलमुन कहते थे, और ओमान को मगन कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा हाजा पक्षी किसको कहते हैं, मोर को। तो बाहर से जो हमको दूसरे देशों से लेख मिले हैं, तो उसमें यह कहा गया है कि भारत नाविकों का देश है और वहाँ पे हाजा पक्षी यानी मोर पाया जाता है। ठीक है, हड़प्पा की मोहर पर नाव का चित्रांकन मिला है। ये इम्पोर्टेंट है कि नाव का चित्रांकन एक मोहर पर मिला है, तो ये मोहर कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। देखो दो सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है हमको, स्नानागार और अन्नागार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हड़प्पा से क्या मिल रहा है, एक ऐसी मोहर जिसके ऊपर नाव का चित्रांकन किया गया है। अब आ जाते हैं मोहरे, लिपि और बाट पर। ठीक है, मोहर और मुद्रांकन, यानी जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था ना, तो उसको थैले को पैक करके उसके ऊपर मुहर लगा दी जाती थी, ताकि ये फिक्स रहे कि भाई हाँ इसको किसी ने खोला नहीं है, और जहाँ से सामान भेजा है वो दूसरी जगह सुरक्षित पहुँच गया। तो व्यापार में मोहर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर क्या है, हड़प्पा की लिपि क्या है, एक ऐसी लिपि है जिस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लिपि का मतलब होता है जो भी हम लिखते हैं ना वो किस में लिख रहे हैं, जो लेखन शैली होती है वो लिपि कहलाती है। तो हड़प्पा की लिपि है, उसके ऊपर क्या है कि जानवर, सांकेतिक रूप से जानवर का चित्र है या कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, तो वो एक तरीके से किलाक्षर शैली कहलाती है। उसमें टोटल कितने चिन्ह हैं, मतलब जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है ना उसमें 24 चिन्ह मिले हैं। मतलब हमको ये किससे मिलता है भाई, किसी की मोहर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो मोहर है ये हड़प्पा सभ्यता की है, और इस पर क्या लिखा हुआ है अभी तक हमारे समझ में नहीं आया है। तो सबसे लंबा जो लेख लिखा हुआ है वो कितने चिन्ह का है, 26 चिन्ह का। इस लिपि को कैसी लिपि बोलते हैं, चित्र भावात्मक, यानी चित्रों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त किया जाता था, इसलिए इसको कहा जाता है चित्र भावात्मक लिपि। कितने चिन्ह थे, 350 से लेकर 400 तक। किधर से लिखी जाती थी, दाएं से बाएं तरफ। जैसे उर्दू लिखी जाती है ना दाएं से बाएं तरफ है, जैसे हम जो हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है, वो तो बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, लेकिन उर्दू दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। उस तरीके से ये जो चित्र है, चित्र भावात्मक ये लिपि है कौन सी, हड़प्पा की, ये भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, नीचे आ जाते हैं बाट। बाट किसके बनते हैं, चर्ट पत्थर से, और बाट दशमलव प्रणाली पर आधारित थे, और 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बढ़ते हुए जाते थे। सबसे बड़ा जो उसमें माप है वो है 12,800 का। ठीक है, धातु के तराजू, आभूषण, मन के आदि इन बाटों से तोले जाते थे। चलो, प्राचीन सत्ता। अब हम ये देखते हैं कि क्या उस समय किसी राजा का शासन था। इतने शानदार शहर बने हुए हैं, इतना मतलब सब पक्की ईंटों से बने हुए हैं। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, सब घरों से नाली के माध्यम से पानी निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो बिना ये किसी प्रशासन के तो देखो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हमको स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता वहाँ किसका शासन था, क्या वह व्यापारियों का था या फिर राजाओं का शासन था, ये हमको बेसिकली पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगाएं तो 8.1 में है प्रासाद और शासक। प्रासाद मतलब महल। वहाँ एक तो हमको पत्थर की मूर्ति मिली है, तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि वो किसी राजा की हो, लेकिन राजा ने कपड़े ऐसे डाल रखे हैं कि मानो वो कोई पुजारी हो यानी पुरोहित हो। एक ही राज्य का तर्क ज़्यादा मान्य, इम्पोर्टेंट नहीं है, कारण पूरा अच्छा
हम ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पूरा का पूरा जो एरिया है वहाँ पे एक राजा का शासन होगा, क्योंकि सारे एरिया से एक ही जैसे बाट मिले हैं। क्यों मानते हैं, इसमें कारण लिखा हुआ है। पुरा वस्तुओं में समानता, यानी जितनी भी पुरा वस्तुएं मिली है एक जैसी मिली है। नियोजित बस्तियां यानी प्लानिंग के साथ बस्तियां बसाई गई है। ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात, बताया ना कि 1:2:4 इस आकार में ईंटें बनी हुई होती थी। और बस्तियां कच्चे माल स्रोत के समीप बसाई गई थी। तो ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे किसी राजा का या किसी प्रशासक का शासन चल रहा हो। ठीक है, आगे आ जाओ। तो यहाँ प्रश्न क्या बन सकता है कि आप कैसे कहेंगे कि वहाँ पे एक ही राजा का शासन रहा होगा या सारा का सारा एरिया एक व्यक्ति के कंट्रोल में था। तो हम कह सकते हैं कि देखो, बाट भी एक जैसे मिले हैं, ईंटें एक जैसी मिली है, इतनी शानदार तरीके से बनाई हुई बस्तियां हैं, जल निकास प्रणाली है। तो निश्चित रूप से यह तभी पॉसिबल है जब उस पूरे एरिया पर एक व्यक्ति या एक प्रशासक का अधिकार हो। फिर क्या है, सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कब हुआ? 1800 ईसा पूर्व तक, बीसी ईसा पूर्व तक विकसित हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। और उसके बाद में उत्तर हड़प्पा का जो दौर है वो शुरू हुआ 1900 बीसी से। या आप कैसे कह सकते हो कि भाई वो जो इस सभ्यता की अच्छी स्थिति थी वो ख़त्म हो गई? क्यों? क्योंकि बाट नहीं मिलते 1900 ईस्वी के बाद, ईसा पूर्व के बाद में मोहरें नहीं मिलती, जो विशिष्ट मन के फैंस वगैरह थे वो नहीं मिलते। ठीक है, लेखन है तो वो अब आपको उन पे मोहरें या किसी भी चीज़ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा। लंबी दूरी तक अब व्यापार नहीं होता था, बाहर से वस्तुएं नहीं मंगाई जाती थी। और शिल्प यानी अच्छी चीज़ें जो अमीर लोग काम में लेते थे वो भी नहीं बनाया जाता था। उसके अलावा आवास निर्माण तकनीक का ह्रास हो गया। बड़ी संरचनाएं जैसे स्नानागार, अन्नागार वो नहीं मिलते उसके बाद के समय में। और ग्रामीण जीवन शैली शुरू हो गई। हड़प्पा जो शैली थी वो बेसिकली सब शहरी सभ्यता थी, लेकिन 1900 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है उसमें ग्रामीण जीवन शैली स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब प्रश्न है कि सभ्यता का अंत क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो फिक्स कारण हमको पता नहीं है। एक मूवी बनी हुई है मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन की, तो उसमें बेसिकली बता रखा है कि मान लो वहाँ पे बाढ़ आ गया तो उसके कारण वो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जो सभ्यता है वो समाप्त हो गई। लेकिन हम इसके संभावित कारण क्या क्या लिखेंगे? एक तो जलवायु परिवर्तन, यानी मौसम बदल गया। दूसरा हो सकता है वनों की कटाई हो गई हो। ठीक है, और जो भूमि है वो जो है उसमें खेती जो है वो होना बंद हो गई हो, यानी भूमि अनुपजाऊ हो गई हो, या बाढ़ आ गई हो, या नदियाँ जो वहाँ से निकलती थी वो सूख गई हो, या नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया हो। ये सारी कारण हमको लिखने हैं। और एक लास्ट में स्टेटमेंट नीचे क्या डालना है, पूरी सभ्यता के पतन एक कारण से संभव नहीं है, कुछ कुछ कारणों से मिलके वो सभ्यता जो है वो समाप्त हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता की खोज किसने की थी। तो ये खोज की थी कनिंघम ने। कनिंघम कौन थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर। यानी अंग्रेज जब भारत में यहाँ पे रह रहे थे तो उन्होंने क्या किया, भारत में प्राचीन वस्तुओं की खोज करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया। उसका नाम क्या था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। और उसका जो पहला डायरेक्टर बनाया वो बनाया कनिंघम को। ठीक है, उस समय तक इतिहास जो पुराना वाला समय था उसमें हम मानते थे कि पुराने समय की किताबें मिलती है और उन किताबों के माध्यम से हमको पता चलता है। लेकिन बाद में कनिंघम ने ये कहा कि पुराने समय की जो पूरा वस्तुएं मिलती है उन वस्तुओं के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि पुराने लोग कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी सबसे पहले खोज कहाँ हुई? हड़प्पा में। किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। इसके बाद में 1922 में राखल दास बनर्जी नामक व्यक्ति ने मोहनजोदड़ो में नई सभ्यता की खोज की। तो ये दो शहर है, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी
और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी। और 1924 में, यानी 1921 और 1922, इसके बाद में 1924 में, यानी आज के फिक्स 100 साल पहले, जो उस समय के डायरेक्टर थे इसके आपके पुरातात्विक सर्वेक्षण के, वो थे जॉन मार्शल। उन्होंने घोषणा की कि भाई हमको एक नई सभ्यता मिल गई, और नाम रख दिया गया इसका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। एस.एन. राव करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी यहाँ पे खोज की थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये 1 नंबर में आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये भी नहीं है। देखो, उस दौर में मतलब कि जब पहली बार खुदाई शुरू हुई ना, तो उसमें खुदाई जो होती थी वो कैसी होती थी? क्षैतिज खुदाई होती थी, यानी लंबवत ना होके। ये आपको मैं चलो बाद में समझा दूंगा लंबवत और क्षैतिज में क्या अंतर है। अभी तो इसको हम आगे देखते हैं। 1944 में व्हीलर नाम के व्यक्ति नए डायरेक्टर बने एएसआई, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। उन्होंने जो लंबवत खुदाई स्टार्ट की, यानी ऊपर से लेके नीचे की तरफ। भारत विभाजन के कारण अधिकांश हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में चले गए। आपको पता है 1947 में हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को ही भारत का विभाजन हो गया और एक नया देश बन गया पाकिस्तान। तो पहले जितने भी खुदाई हुई थी ना हड़प्पा स्थलों की, वो पाकिस्तान में हुई थी। भारत में इसके बाद में खुदाई स्टार्ट हुई हमारी आज़ादी के बाद में, क्योंकि वो पहले वाले स्थल तो सारे पाकिस्तान में चले गए। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें कुछ स्थलों की खोज हुई। जैसे कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। लोथल, धोलावीरा, ये गुजरात में। तो इन नए नए स्थलों की खोज हुई। 1980 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक उत्खनन शुरू हुआ। ठीक है, पूरा अवशेष मिल गए। ओके। अगला टॉपिक है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अब चलो, हमने खुदाई कर ली, कुछ वस्तुओं को प्राप्त कर लिया, वहाँ कुछ बिल्डिंग मिल गई, लेकिन उसको वर्तमान से अपन किस प्रकार जोड़ें और हम कैसे कहें कि वास्तविकता है, उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं सामने है। क्या है? हड़प्पा लिपि से जानकारी नहीं मिली। एक प्रॉब्लम तो ये है कि हड़प्पा में हमको काफ़ी हुई चीज़ें ऐसी मिली है जिन पे लिखा हुआ है, लेकिन हम उस लिपि को अभी पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो हमारी निर्भरता किस पे बन जाती है? जो वस्तुएं मिलती है, हम उनके आधार पे ही वस्तुओं का पता, हम उस समय के बारे में लोगों की जानकारी जो हमको मिलती है केवल वस्तुओं से। लिखा हुआ है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें ऐसा हुआ करता था? हम केवल वस्तुएं जो मिली है उनके आधार पे अंदाज़ा लगाते हैं। मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, इनसे हम पता लगाते हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे गल जाने के कारण कम उपयोगी है, यानी ऐसी चीज़ें जो गल जाती है, उस दौर में जो काम में ली जाती थी, अब जो गल गई तो गलने के बाद में तो हम उनको काम में ले नहीं सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब वापस इतिहास जब लिखते हैं ना हम, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती है? पहली समस्या तो क्या है कि उस लिपि को हमने अब तक पढ़ा नहीं है। ठीक है। दूसरी समस्या क्या है कि ऐसी चीज़ें जो गल जाती थी, तो वो मिली तो सही लेकिन गली अवस्था में थी, तो उससे हम पहले वाले समय का पता नहीं लगा सकते। ठीक है। केवल धातु, पत्थर, पक्की मिट्टी से जो चीज़ें बनी हुई थी वही ऐसी थी जिनके बारे में हम पता लगा के उस दौर के जो इतिहास में जो चीज़ें घटित हुई उनके बारे में हम इतिहास लिख सकते हैं। फिर क्या है? टूटी हुई और अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी, अन्यथा बाकी पुनर्चक्रण से काम में ले ली जाती थी। एक समस्या यह है कि हमारे पास में जो वस्तुएं जितने भी हमको मिली है वो ऐसी थी जो टूट गई थी और उनको फेंक दिया, तो वो मिट्टी के नीचे दब गई, फिर दबती गई, फिर इतने टाइम बाद में जब खुदाई की तब हमको मिली।
बाकी जो चीज़ें ऐसी होती थी जिनका मान लो पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल करके काम में ली जाती थी, तो रिसाइकल करने से पहले वो वस्तु किस काम में आती थी उसका हम पता नहीं लगा सकते। उसके बाद में क्या है, कुछ वस्तुएं ऐसी है जो अभी भी दबी हुई है तो वो नहीं मिलती है, तो उन वस्तुओं के मिलने तक हमको उस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर है ये शायद अब लास्ट में है खोजों का वर्गीकरण। तो उपयोगिता की समझ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। व्याख्या की समस्याएं। सर्वाधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में एक तो यह कि क्या उस समय कोई धर्म था क्या, हम उसके बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर सकते। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि असामान्य अपरिचित वस्तुएं धार्मिक महत्व की होती थी। आभूषण से लदी नारी मृण मूर्ति मिली है, मतलब वहाँ पे एक नारी की मूर्ति मिली है, तो उसके ऊपर जैसे आभूषण काफ़ी बनाए हुए हैं, तो हम मान सकते हैं कि मातृ देवी की पूजा होती थी। लेकिन पुरुष मूर्ति मिली है, एक हाथ घुटने पर है, तो हम मानते हैं कि वो कोई पुरोहित राजा है। साथ में हमको वहाँ पे मिला है एक तो विशाल स्नानागार और अग्निवेदियाँ। जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है जहाँ कोई विशेष अवसर पर स्नान किया जाता था, और उसके अलावा जो कालीबंगा है उसमें हमको अग्निवेदियाँ मिली है, जो जैसे अपन हवन करते हैं ना, तो वो हवन की वेदियाँ जिनको अग्निवेदियाँ कहते हैं। तो उसके आधार पे हम थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय धार्मिक जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। इसके साथ में मोहरों पर हमको पेड़ पौधे जानवर के चित्र मिलते हैं, तो हो सकता है कि हम माने कि इनकी पूजा होती होगी, इसलिए मोहरों पर इनका अंकन किया है। उसके अलावा एक हमको पुरुष व्यक्ति जो पालथी मारे बैठा हुआ है, जिसके चारों तरफ जानवर बैठे हुए हैं, वो भी एक मुद्रा मिली है। तो हम मानते हैं कि वो हो सकता है कि आदि शिव यानी शिव जी का जो आरंभिक रूप था उनकी मूर्ति हो। तो इसके आधार पे हम उनकी धर्म की व्याख्या करते हैं कि हो सकता है कि उस समय इस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था हो। किस किस से, एक तो आपको मातृ देवी की मूर्ति मिली, पुरोहित राजा की मिली, अग्निवेदियाँ मिली और स्नानागार मिला। उसके अलावा प्रकृति पूजा होती थी, हम मानते हैं, क्योंकि हमको चित्र मिलते हैं मोहरों पर जानवरों के और इनके पेड़ पौधों के। और उसके अलावा शिव जी का जो आदि स्वरूप है उसको हम मानते हैं कि एक योगी के रूप में मूर्ति मिली है। तो ये धार्मिक जो हम उनकी व्याख्या करते हैं उसके ये तत्व हैं। ठीक है, ओके। पुरातत्विक कार्यों की उपलब्धियाँ, जो हमको पुरातत्व यानी पुरानी वस्तुएं मिलती है उनसे क्या क्या उपलब्धियाँ मिलती है। एक तो अर्थव्यवस्था संबंधी जानकारी मिलती है कि भाई इनके कमाई के क्या स्रोत थे। एक सामाजिक भिन्नता की जानकारी मिलती है, हमने कहा था कि भाई अमीर लोगों के कब्रों में जो है वो ऐसी वस्तुएं मिलती थी जो थोड़ी महंगी थी, गरीबों के कुछ मिलता नहीं था। कार्य प्रणाली नगर नियोजन, ये मतलब जो जल निकास प्रणाली थी उससे हम मान सकते हैं कि वहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था थी, उसकी हमको जानकारी मिलती है। संदिग्ध यानी जिसके बारे में हमको पूरा पता नहीं है। एक तो अनुष्ठिक संरचना, वो ये धार्मिक विश्वास का हमको फिक्स पता नहीं है। दूसरा साक्षरता, कि वहाँ लोग साक्षर थे या नहीं। स्त्री पुरुष संबंध किस प्रकार के थे, क्या इनको बराबर के अधिकार थे या स्त्रियों के पास ज़्यादा अधिकार थे या पुरुषों के पास, इसकी हमको स्पष्ट जानकारी नहीं है। ठीक है, नारी मृण मूर्तियाँ बहुत सारी मिली है, इनका उपयोग किस में होता था, खिलौनों में होता था या पूजा में, इसकी भी हमको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। तो भविष्य में हमको ये उम्मीद है कि ये इसकी जानकारी हमको मिलेगी जब हम इनकी लिपि पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर डाल दिया, बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो शेखावटी मिशन के डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से उसको कंप्लीट करो। मैंने केवल ये चैप्टर समझने के हिसाब से 3 वीडियो में डाला है।